तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू अर्जुन कॉन्टिनेंट के चैप्टर नंबर 314 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अपने लू फेंग ने अपने एल्डर सालू को वहीं पे किडनैप कर लिया होता है। कहता है कि जब तक तुम मुझे 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल रख कर नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। अब हमने तो पिछले एपिसोड में देखा था कि उन सब के बीच में फाइट हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। तो चलो चैप्टर पे आते हैं, जिसके साथ हमें इंसेक्ट नेस्ट के हेडक्वार्टर के ह्यूज से नेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्फेरिकल क्रिएचर मौजूद होता है। उसी के बीच में हमें एक बहुत ही खूबसूरत लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने डीप स्लम्बर में होती है, लेकिन तभी उसके कॉन्शियसनेस में एक मैसेज पहुंचती है, जिसको देखकर वो अपनी आंखें खोलते हुए कंफ्यूज होते हुए कहती है कि एल्डर सालू आखिरकार क्या मैटर है जो कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया। अब यहाँ पे उसकी स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन कहा जाता है ना कि जो बंदी जितना ज़्यादा खतरनाक होती है वो अपने के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब कि ये बंदी बुरी भी नहीं थी, ये अपने बंदों के लिए अच्छा काम करती थी, वहीं पे दूसरे जो एनिमीज थे उन्हें मारा करती थी। अब यहाँ पे ये अपने 7 एल्डर्स का बड़े ही अच्छे से सम्मान किया करती थी, क्योंकि वो सारी इसके अपने पिलर्स के जैसे ही होते हैं। इसके साथ हमें एल्डर सालू को दिखाया जाता है, जो ट्रांसमिशन में कहता है कि लॉर्ड ऑफ टेनेस्ट, मैं अभी डॉन टावर में लू फेंग के द्वारा ट्रैप हो गया हूँ और वो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा, और कह रहा कि जब तक तुम मुझे 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इसको सुनकर वो वुमेन पूछती कि आखिरकार तुमने लू फेंग को कैसे प्रोवोक कर दिया, जिसको सुनकर एल्डर सालू ट्रांसमिट करते हुए कहते कि डॉन टावर के अंदर एक एल्केमिस्ट था जिसने कि हमारे 2 सब ऑर्डिनेट को पॉइजन देकर मार डाला है। मैं आपको फुल इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजता हूँ, और वो अपने क्वीन को वो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे देता है, और अपनी वुमेन भी वो सारी सिचुएशंस को पकड़ लेती है कि आखिर क्या क्या हुआ होगा। जिसके साथ एल्डर सालू उसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मैं पर्सनली डॉन टावर में आया था ताकि उस गू किंगयान को पकड़ सकूं, लेकिन किसने क्या सोचा था कि लू फेंग यहाँ पे आएगा और इतना ज़्यादा अनरीजनेबल एक्ट करेगा। उसने मुझे फॉर्मेशंस में फंसा डाला है और मुझे अपोलाइज करने को कहा है, यहाँ तक कि वो उनके अथॉरिटी को भी नहीं मान रहे हैं, मतलब पनिशमेंट एल्डर के अथॉरिटी को भी नहीं मान रहे हैं। अब ये सुनकर वुमेन उससे पूछते कि उसकी फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो तुम्हें वहाँ से भागने नहीं दे रही है। मतलब कि वो भी हैरान थी कि यार लू फेंग का फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है कि एल्डर सालू उस फॉर्मेशन से निकल ही नहीं पा रहे। तो एल्डर सालू कहते कि हाँ, उसकी फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, फॉर्मेशन की पावर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है और मुझे पूरी तरह से सप्रेस कर रखा है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर वो बाहर निकल पाता तो कब का निकल पाता ना, तो आखिरकार वो क्वीन से क्यों ही संपर्क करता। जिसके साथ वो और कहता है कि वॉर्स तो इतना हो गया कि ये फॉर्मेशन मेरे लाइफ फोर्स को ड्रेन कर रहा है, जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे रुकूंगा उतना ज़्यादा ही कमज़ोर मैं होता जाऊँगा। जिसके साथ वो कहता है कि मास्टर, लू फेंग ने इंसेक्ट नेस्ट को ओपनली ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, हम लोग ऐसे ही चुपचाप नहीं रह सकते हैं। तो वो मैंने उससे पूछती है, मतलब कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं चुपचाप हम सब ऐसे ही रह सकते हैं, हम लोग इतने पावरफुल एनिमीज का सामना कर रहे हैं, तो इसमें पेशेंस का बहुत ही ज़रूरी है। जिसको सुनकर एल्डर सालू भी हैरान हो जाता कि क्या अपनी उसकी क्वीन जो कि टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बैंग में से आती, मतलब एल्डर्स तक को, मतलब उन 3 पैलेस मास्टर तक को टक्कर देने में आती है, लेकिन फिर भी ये कह रही लू फेंग को एक पावरफुल एनिमी के जैसा ऐसे कैसे हो सकता है। वो बंदा भी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट की आंखों में लू फेंग सच में एक फॉर्मिडल थ्रेट था, जिसे कि झुटलाया नहीं कहा जा सकता था। जिसके साथ वो कहती है कि अगर बात रहे 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल की तो तुम पैसे मत दो, वहां से भागा, तुम्हारे पास मल्टीपल क्लोन से, तो उसको वहीं पे छोड़ दो, मर जाने दो और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करो या फिर जो भी तुम्हें करना है। इसको सुनकर एल्डर सालू हेसिटेट करते हुए कहता कि मैं यहाँ पे पर्सनली गू किंगयान को कैप्चर करने के लिए आया था, और मैंने पूरी सीक्रेट टॉयज के सेट को अपने पास लेकर यहाँ पे आया था, जिसकी कीमत 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल से भी ज़्यादा है। अगर ये कोई ऑर्डिनरी क्लोन होता तो मैं कब का इसको डिस्कार्ड कर देता, लेकिन वो ट्रेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए मैं उन्हें खो नहीं सकता हूँ। जिसको सुनकर वो लेडी कहती कि फिर तो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिसको सुनकर एल्डर सालू उसे रिमांड देते हुए कहता
था कि अगर हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो हमारी इंसेक्ट नेस्ट बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन को सफ़र कर सकती है। लू फेंग हमारे रेपुटेशन को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तो वो कहती है कि ठीक है, जैसा भी होने दो, चाहे रेपुटेशन तबाह ही होने दो। इसके बाद वो कम्युनिकेशन बिना किसी हेजिटेशन कहीं काट देती है, क्योंकि वो इन छोटे मोटे मैटर्स में अपने आप को नहीं लाना चाहती थी। देख रहे हो उसकी रेपुटेशन पर भी बात आ गई, तो वो भी फिर भी अभी लू फेंग से फाइट करने के लिए नहीं जाना चाहती थी, इतनी ज़्यादा वो डर चुकी होती है। इसके साथ वो कॉल काटते हुए वहाँ पे मन में सोचने लगती कि पहले तो वो मेरे केव के पास में आकर मुझे प्रवोक करने की कोशिश किया, और अब वो मुझे ओपनली चैलेंज कर रहा है। क्या वो यहाँ पे अपने फोर्स का किसी चीज़ का यूज़ कर रहा मुझसे फाइट करने के लिए? अब यहाँ पे उसे इन सारे सच्चाई के बारे में अच्छे से पता था कि आखिरकार एनिमीज को कैसे बनाया जाता, उसके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, और यहाँ पे उसे अच्छे से पता था। उसने लू फेंग की इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ रखा था कि उसे यूनान सिटी में आए हुए ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ है। अब लू फेंग ने जब उसके स्पीड क्लोन से फाइट की थी तो वो कहती कि उसी वक्त मैंने उसकी पावर्स के बारे में समझ लिया, मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में समझता हूँ, और वो भी मेरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानता है। लू फेंग भी अपने इस क्वीन के बारे में अच्छे से जानता है कि ये किसकी पावर, कितनी पावर्स उसने पोजेस कर रखी है, लेकिन फिर भी लू फेंग ने उससे प्रेशर में डालने की कोशिश की, उससे सामना करने की कोशिश की, जिसको देखकर उसे लगता है, मतलब क्वीन को लगता है कि कहीं ना कहीं लू फेंग के पास कुछ ऐसा है जिससे कि वो सब कर पा रहा है, जिसको सोचकर वो सोचने लगती है कि क्या उसके पास और भी कोई स्ट्रॉन्गर मिलिटेंट टेक्निक है जिससे कि वो मुझ पर अटैक कर सकता है, या फिर उसके पास कोई और ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं जिसको कि उसने अभी तक यूज किया ही नहीं है। इसलिए वो यहाँ पे सिंपली अभी इंड्योर कर रही थी, वो बस सह जा रही थी, वो यहाँ पे लू फेंग पे अटैक नहीं करने वाली थी, क्योंकि टाइम इवेंचुअली लू फेंग की पावर्स को रिलीज करवा ही देगा, दिखा ही देगा कि लू फेंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग देखने वाले हैं आगे चल के कि कैसे जब अपना वो सारे बीस्ट अपने लू फेंग के शहर पे अटैक करेंगे तो लू फेंग वहाँ पे अपनी फुल पावर्स पोटेंशियल को दिखाएगा ही। हिंगन हिंगाटी भी उन सब में हो सकता है, तो अपना लू फेंग फाइनली हिंगन हिंगाटी को उस समय शायद मार पाए अपने पावर के बदौलत, जहाँ पे लू फेंग की पावर्स को देखकर तीनों के तीनों पैलेस मास्टर यहाँ तक कि डार्क होल एरिया में उसके चर्चा होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे वो कहती है कि जब तक वो अपने स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करेगा, वहाँ पे वो अपने सरफेस लेवल पे अपनी स्ट्रेंथ को तो शोकेस जरूर करेगा, इसलिए मुझे बस यहाँ पे करना है तो इंतजार करना है। इसके साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है डान टावर के बारे में कि डान टावर में जैसे ही फॉर्मेशंस एक्टिवेट हुई थी, एल्डर सालू को उसमें फोर्सफुली इम्प्रिजन किया गया था और उसे अपोलॉजी करने को कहा गया था, तो उस चीज़ से एक बहुत ही बड़ी शॉकवेव पूरी की पूरी सिटी में फैल गई थी, और वहाँ पे सबको पता चल गया था कि डान टावर में हो क्या रहा है, और लोग कहने लगते कि एक मेयर एल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे डान टावर की बात करें, उसकी इतनी पावर्स कैसे आगे कि वो 3 मेजर प्लंडरिंग फैक्शंस में से एक मेजर प्लंडरिंग फैक्शंस जो कि इंसेक्ट नेस्ट आती है उसको प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबको पता था कि यार ये प्लंडरिंग वाले फोर्सेस कितने ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इंसेक्ट नेस्ट उन सारे तीनों प्लंडरिंग फोर्सेस में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल फोर्सेस होते हैं। यहाँ तक कि 3 एल्डर्स मतलब वो 3 पैलेस मास्टर भी उससे नहीं टकराते हैं। यहाँ तक कि उसके अंदर बात करें तो अपनी क्वीन की नेस्ट होती है, मतलब अपनी लॉर्ड होती है, और वहीं पे 7 एल्डर लेवल पावर हाउसेज मौजूद और साथ में मिड स्टेज गॉड एम्पर एक्सपर्ट्स भरे पड़े हुए थे। मतलब एक ऐसे प्लंडरिंग फोर्स है जिनमें कि अपने एक पैलेस मास्टर को राइवल करने वाली एक लीडर है, वहीं पे एक दो नहीं बल्कि 7 एल्डर लेवल पावर हाउसेज है। सबको पता है कि उसमें कौन कौन मौजूद है, लेकिन फिर भी चाहकर भी अपने 3 पैलेस मास्टर इन सबका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि यार ये जानते हैं कि ये दुनिया है, इसमें ऐसे ही काम चलेगी। आगे चलकर लू फेंग जब बनेगा लीडर तो इन सबको जरूर खत्म कर देगा कि यार तुम सब प्लंडरिंग नहीं कर सकते हो, चोरी का क्या ही है। लू फेंग ने अपने अर्थ पे अपने यूनिवर्स के अंदर ये रूल बना रखा था कि कोई भी अटैक नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर छोटी मोटी तो अटैक्स होंगी ही, वहाँ पे छोटे मोटे दूसरे को मार कर खाया जाएगा, ये नहीं रोक सकता लू फेंग, क्योंकि लू फेंग भी ऐसा चलना देना चाहता है, क्योंकि यही सब एक लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, अपने आप को पावरफुल बनाने का एक मोटिवेशन यही होता है। इसके साथ हमें यहाँ पे चैंकिंग टावर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली अपने लू फेंग से पूछता कि क्या हम अपने इस एल्डर सालू को ऐसे ही ट्रैप करके रखे रहेंगे, और यहाँ पर उससे पूछने लगता है, मतलब कि उसे भी कहीं ना कहीं डर था कि यार अगर नेक्स्ट क्वीन को वहाँ पे प्रोवोक किया जाएगा तो वो बहुत ही बड़ी हम पे अटैक कर सकते हैं। लू फेंग बिल्कुल ही चुपचाप था, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं इस मैटर को संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंकिंग टावर मास्टर क्लियरली अनईजी फील कर रहे थे, वो नहीं
चाह रहा था कि यार ऐसा करे, क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं ना कि वो अकेले इंसेक्ट नेस्ट का सामना कर सके। यहाँ पे ऐसे पावरफुल फोर्स का हेड ऑन फेस करना ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है। वो मन में सोचते हुए कहते हैं मैं बस आशा करता हूँ कि लू फेंग मुझे किसी भी ट्रबल में नहीं लाएगा, वरना यार हम सबकी खैर नहीं है। जिसके साथ हमें एल्डर सालू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फॉर्मेशंस के अंदर ट्रैप होता है और बहुत ही लंबे देर से वो चुप था, क्योंकि वो अपने वही लॉर्ड से बात कर रहा था। फाइनली वो स्कीप करता है और यहाँ पर उसकी टोन भी थोड़ी सी बदल जाती है। वो कहता लू फेंग मैं गलत था जो कि डाउन टाउन में बिना अनइनवाइटेड आया, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अब यहाँ पे वो उससे माफी मांग रहा था, लेकिन डायरेक्टली माफी नहीं मांगता, बस कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। अब ये जैसी ही बातें वो बोलता है अपने मुंह से, वहाँ जितने भी बंदे होते यहाँ तक कि ओनर ऑफ चैंकिंग टावर मास्टर वो भी हैरान हो जाते, सभी के सभी शॉक हो जाते कि क्या ये बंदा एक्चुअली यहाँ पे अपने लू फेंग से ही कह रहा कि मैं गलत था, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि बिल्कुल भी नहीं बदलता, उससे कहता कि मैंने तुमसे कहा ना 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल कंपेंसेशन के रूप में दो और मैं तुम्हें नेचुरली यहाँ से जाने दे सकता हूँ। जिसको जानकर एल्डर सालू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये बंदा भी ओरिजिन वर्ल्ड का एक फॉर्मिडेबल एग्जिस्टेंस था जिसके पास काउंटलेस क्लोन्स मौजूद थे। मतलब जितने भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के होते हैं ना वो कितने भी क्लोन्स बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वो सोचता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल बंदा हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने माफी मांगी और ये मुझे जाने नहीं दे रहा है। जिसके साथ यहाँ पे वो कहता कि लू फेंग मैं बस यहाँ पे गू किंग यान के लिए आया था, तुम्हें प्रवोक नहीं करने के लिए। आखिरकार तुम इतनी बड़ी हेफ्टी सम को कैसे मांग सकते हो, 100 मिलियन क्रिस्टल तुम कैसे मुझसे मांग सकते हो। काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन लू फेंग उसकी नजर देखते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे लिए आए होते ना तो एक मेयर 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल इनफ नहीं होते इन सबको सेटल करने के लिए। और अगर यहाँ पे अगर मान लो कि अगर ये सिटी के बाहर होता ना तो लू फेंग अभी तक एंडलेस सालू को क्रश कर देता। मतलब यहाँ पे लू फेंग उससे साफ कहना चाहता था कि तुम यहाँ पे आए ही क्यों हो, जबकि आए हो तो पैसे दो। और यहाँ पे तुम कह रहे हो कि अगर मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आता, तुमसे बिगाड़ने के लिए आता, तो यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था। लू फेंग इसको कब का मार डालता। इसके साथ एल्डर सालू को भी ये पता चल जाता कि उसके पास कोई और चॉइसेस नहीं है। तो इस समय बाद वो वहाँ पे उसके दूसरे क्लोन्स को बुलाता है जहाँ पे उसने 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल को कॉम्पेंसेशन के रूप में लाए होते हैं और उसने लू फेंग को 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल दे भी दिए होते कि स्पेशल बैग में लू फेंग बिना किसी हेस्टेशन के लेता है और उसको जाने देता कि जाओ तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके साथ एल्डर सालू वहाँ पे जाते हुए एक बार लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि ब्रदर लू फेंग मैं एडमिट करता हूँ और मैं तुम्हारा एडमायर भी करता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा करने के लिए लायक हो चुके हैं। अब यहाँ बिना किसी कुछ कहे वो निकल पड़ता है और यहाँ पे जितने भी स्पेक्टेटर्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे देख रहे थे, सब लोग हैरान हो गए होते हैं। और जितने भी डाउन टावर के मेंबर्स होते हैं उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि एल्डर सालू जाने से पहले सच में अपोलाइज करके गए। मतलब यहाँ पे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। लू फेंग चाहता तो मतलब वो चाहता तो लू फेंग को 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल लेकर सीधे से निकल सकता था, लेकिन उस बंदे ने सिंपली अपने लू फेंग से माफी मांगी थी। और यहाँ पे वो सभी यही सोच रहे थे कि एक एल्डर लेवल बंदे को फोर्स करके उसे सबमिट करवाना, माफी मंगवाना, जिसके पास टेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ क्लोन्स मौजूद थे। अब यहाँ पे कोई भी एल्डर लेवल फिगर माफी मांगने की कोशिश नहीं करेगा, अपने सर को नहीं झुकने देगा, यहाँ तक कि वो अपने क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और यहाँ पे सब चीज़ें उन सबको समझ में आने लगती हैं। अब यहाँ पे डाउन टावर के मेंबर्स को नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पे लू फेंग की असली पावर्स क्या है। यहाँ पे सारे लोग मतलब कि सिर्फ डाउन टावर्स के नहीं, बाहर के नहीं, पूरे की सिटी के लोग यहाँ से देख रहे थे, क्योंकि यार आप लोग ये समझ लो ये सारे एम्प्रेस लेवल्स के बंदे हैं, इन सब की विजन्स बहुत दूर तक जाती है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर तक भी ये सारे बंदे देख सकते हैं। इसके साथ हमें गू किंग यान को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के पास आता और कहता है सीनियर लू फेंग मेरी लाइफ बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा इसलिए उसने किया क्योंकि उसे पता था कि अगर लू फेंग बीच में ना आता तो मैं बचने वाला नहीं था। और यहाँ पे साफ था गू किंग यान उन सब के साथ जाता तो वो पक्का मारा जाता, क्योंकि उसने पॉइजन से उन सबको मारकर भाग गया था। लेकिन कैसे भी करके वो सारे बंदे अपने गू किंग यान के बारे में जान चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे लू फेंग उससे कहता कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं,
नहीं है, सालू तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा और तुम जब तक टर्न टावर में हो तब तक तुम सेफ हो। तो वहाँ पे गुकियांग कहता कि यस सीनियर, मैं आपका बहुत 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 ज़्यादा कर्मगुजार हूँ। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जिसके साथ एल्डर चैंकिंग टावर मास्टर भी अपने लू फेंग के पास आता है और सबसे कहते हैं कि जाओ यहाँ से सब लोग डिस्पर्स हो जाओ। जिसके बाद लू फेंग के पास आता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। कहते हैं ब्रदर लू फेंग, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल हो, तुम तो इंसेक्ट नेस्ट को ओपनली ह्यूमिलेट किए, लेकिन फिर भी उस सालू ने सबके सामने कंपनसेट किया बिना किसी रेसिस्टेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि लॉर्ड ऑफ द नेस्ट वो पीछे हटने को तैयार हो गई है। यहाँ पे सालू पीछे नहीं हट रहा था बल्कि वही लॉर्ड ऑफ नेस्ट पीछे हटी थी, क्योंकि लॉर्ड ऑफ नेस्ट अगर सामने से फाइट करने के लिए आती तो सालू कभी भी ऐसा करता नहीं है। लू फेंग भी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि परहैप्स हो सकता है कि लास्ट टाइम मैंने लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट से फाइट की थी तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, इसलिए वो मुझसे फिर से फाइट नहीं करना चाहती। अब जैसा कि लू फेंग की कल्टीवेशन एडवांस कर चुकी थी तो लू फेंग की ली वन टेक्निक की पावर्स भी बहुत ही टेरिफाइंग स्टेज से बढ़ चुकी थी। ऑफ कोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लू फेंग की भी टेक्निक है तो वो पाम रियलम होने वाली है, जो कि इमॉर्टल हार्ट के असिस्टेंट के साथ और भी पावरफुल हो जाती है। ये इतना पावरफुल टेक्निक होता है ना कि 3 पैलेस ग्रेट मास्टर्स को भी इससे डर लगेगा। मतलब लू फेंग की पावर्स 3 पैलेस मास्टर से भी ज़्यादा हो चुकी है अगर वो अपने इस ट्रेजर का यूज़ करेगा। जिसके साथ वहाँ पे वो इस्तेमाल करते हुए कहता है कि फॉर्म कोई बात नहीं, जहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चाहे वो कुछ भी कर ले मैं हैंडल कर दूंगा। जिसके साथ लू फेंग अपने रेसिडेंस में वापस जाता है और अपने कल्टीवेशंस को कंटिन्यू कर देता है। अब यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि लू फेंग अपने अगर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ को मर्ज भी ना करे, उसको एक्टिवेट भी ना करे तो लू फेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लू फेंग बड़ी आसानी से उन एल्डर्स को मार सकता था। अब यहाँ पे अपने लू फेंग बड़ी आसानी से लेट स्टेज गॉड एम्पर वेले में कदम रख सकता था, सिर्फ एक ही कदम वो दूर था, लेकिन वो नहीं ब्रेक थ्रू कर रहा था। मैंने आपको ऑलरेडी इस सब के बारे में बता दिया है। जहाँ पे लू फेंग अगर एक बार लेट स्टेज गॉड एम्पर वेले में कदम रख दिया ना तो ये इसके साथ लू फेंग डार्क होली वेले में एंटर कर सकता है, क्योंकि इसी के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है कि आपको कम से कम लेट स्टेज गॉड एम्पर में होना चाहिए, तभी आप डार्क होली वेले में एंटर कर सकते हो। और वहाँ पे लू फेंग कहता है कि एक बार मेरी मास्टरी इस लेवल तक पहुंच जाए तो मैं फाइनली डार्क होली वेले में एंटर कर सकता हूँ। लू फेंग ने प्लान किया था कि वो अपने एक क्लोन को यूनलान सिटी में रखेगा ताकि वो लॉर्ड ऑफ युंगजंग हॉल का काइंडनेस पे कर सके और उसका मेन फोकस डार्क होली वेलम को एक्सप्लोर करने के लिए होगा। जिसके साथ हमें यूनलान सिटी के एक डीप से हिस्से के कोर एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैसिव केव होता है और वहाँ पे एक टावरिंग स्ट्रक्चर भी होता है। उसके अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल रेसिडेंट्स मौजूद होते हैं। वहाँ पे उतने ही बंदे मौजूद होते हैं, हर एक के पास गॉड एम्प्रेस की टेरिफाइंग ऑरा होती है, जहाँ पे सब लोग इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वही सारे बंदे नहीं थे बल्कि बाकी और भी बंदे देख रहे होते हैं और वो भी कहते कि ये क्या हो रहा है। लू फेंग ने इंसेक्ट नेस्ट को जरा सा भी भाव नहीं दिया, उन्हें इतना बुरा तरीका से ह्यूमिलेट किया, लेकिन फिर भी वो इतने बुरी तरह की ह्यूमिलेशन को इंड्योर कैसे कर सकते हैं। ये स्ट्रेंज, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। और लोग बातें बनाने लगते हैं कि लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है, अगर वो पीछे हट गई है तो इसका मतलब एक ही चीज़ है कि वो लू फेंग से डर चुकी है। लेकिन सब लोग सोचने लगते कि क्या आखिरकार डर कैसे सकते हैं, और हमें बताया जाता कि असल में ये वांगयिंग पवेलियंस के जितने भी बंदे होते हैं वो सारे बंदे होते हैं। अब वांगयिंग पवेलियन कोई और नहीं, 3 प्लंडरिंग मेजर फोर्सेस में से गी फेंग, इंसेक्ट नेस्ट और ऐसे वांगयिंग पवेलियन, ये तीनों होते हैं उन्हीं सब के बीच में। अब ये सब भी कंफ्यूज थे कि आखिरकार वो बंदी डर कैसे सकती है। सब लोग उस बंदी के बारे में अच्छे से जानते हैं। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि वांगयिंग पवेलियन के जो मास्टर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आज तक किसी ने भी उसके ट्रू मास्टर को नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पे उसका मेयरली सिंगल एंट्री यहाँ पे मौजूद था, जो कि वांगयिंग पवेलियन मास्टर, मतलब इसने आपको हाइड करके रखा था, अभी तक किसी को दिखाया नहीं था। मतलब कि ये समझ जो वांगयिंग पवेलियन मास्टर होते हैं ना, उसने अपने आप को क्लोन्स में बांट रखा था। मतलब कि इस सिटी में जो क्लोन मौजूद था ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, और काउंटलेस अदर पार्ट्स जो कि वांगयिंग पवेलियन के ओनर का होता है वो डार्क होली रियलम
और बाकी दूसरे प्लेसेस में मौजूद होता है। अब कह सकते हो कि ये बंदे के पास काउंटलेस इनकारनेशंस मौजूद होती हैं। साफ साफ तो नहीं बताया गया कि इसके पास काउंटलेस इनकारनेशंस का मतलब क्या है। मतलब ये थोड़ा ना हो सकता कि उसको कितनी बार भी मार दो वो बार बार पुनर्जन्म ले सकता है, लेकिन यार यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है। अब बताया जाता है कि ये भी 3 मेजर प्लंडरिंग फोर्सेस में से एक है। अब यहाँ पे उन सब ने अपने अलग अलग फैक्शंस को बना रखे थे, इतना कि पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में इनका डर बैठा हुआ था। लेकिन यार फिर भी ये लोग इस बात से कंफ्यूज थे कि आखिरकार लू फेंग इंसेक्ट नेस्ट के प्राइड को ऐसे कैसे क्रश कर सकता है और एक एल्डर्स को 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल पे करने को कैसे कह सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर एल्डर जिंगी वहां पे देख रहे थे। मतलब ये सारी चीजें थी और साथ में एल्डर जिंगी वही होता है जैसे कि लू फेंग ने अपने उन शायद 2.83 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स के सारे बॉडीज को खरीद रखा था। अब यहाँ पे वो सब देख रहे होते हैं। उसके स्टेटस की बात करें तो बहुत ही हायर होती हैं, क्योंकि वो डार्क होली रियल्म के एक इनविजिबल बैंक के डायरेक्ट डिस्पर्स होते हैं। यहाँ तक कि 3 पैलेस मास्टर जो कि यूनिवर्सिटी में मौजूद है उसे भी सो रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है। मतलब कि वो भी उसके सामने अच्छे से पेश आते हैं और वो भी लू फेंग के इनसाइड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में स्टडी करे तो वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। कहते हैं लू फेंग ये एक नया कमर था जो कि डेकिंग के साथ रहा करता था, जिसने सिर्फ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अपने अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर में हंट किया था। लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट को कैसे डरा सकता है, और ये तो मेरे मास्टर के ही जैसा। मतलब ये बंदा भी अपने लू फेंग के बारे में समझ गया था कि इसकी जो पावर ग्रोथ हुए थे वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग और कहता कि ये तो सेम टू सेम मेरे मास्टर की है। अब एलर्जिंग अपने मास्टर के बारे में सोचने लगता है। मास्टर भी उसके डार्क होली रियल्म के एक ऐसे फिगर में से एक थे जिसका कोई नहीं सामना कर सकता था। अब यहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी और साथ में हमें यूनिवर्सिटी के एक केव ड्वेलिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड वेयांग भी चुपचाप बैठे हुए थे और उसके पास भी लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है लू फेंग के बारे में और वो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे भी पता चलता है कि सिटी के अंदर बहुत ही जल्द एक मेजर पावर शिफ्ट होने वाला है। मोर इम्पोर्टेंटली वो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से अवेयर था कि लॉर्ड यानयुंग क्या कर रहे हैं और वो बहुत ही जल्द अपने सिटी लॉर्ड पोजीशंस को टेक ओवर करने वाले हैं। लॉर्ड वेयांग भी अपने लू फेंग के इंटेलिजेंस रिपोर्ट को देखने लगते हैं और उसे भी पता चल जाता है कि ये बंदा तो सच में काफी टेरिफाइंग रेट से ग्रो कर रहा है। प्रीवियसली लॉर्ड ऑफ यू फेंग ने सजेस्ट किया था वेयांग को कि लू फेंग को रिक्रूट कर लो, लेकिन लॉर्ड ऑफ वेयांग ने इसको रिफ्यूज कर दिया था कि मुझे करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार क्यों, यहाँ पे उसे भी समझ में आ जाता है कि लू फेंग से उन्हें काफी ज्यादा खतरा होने वाला है। जो पहले उन्होंने सोचा था वो अभी भी करेक्ट होने लगा है। मतलब पहले उन्होंने लू फेंग को खतरा नहीं माना था, क्योंकि आखिरकार एक मिड स्टेज वाला बंदा क्या ही कर सकता है जिसने कि अभी तक फाइट भी ना की हो। लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा था कि आखिरकार क्यों गिव फेंग के लॉर्ड अपने लॉर्ड वेयांग को ऐसे बोल रहे थे, जिसके साथ अपना ये वेयांग होता है वो डायरेक्टली लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट से ट्रांसमिशन करके बात करने लगता है। वो पूछता कि आखिरकार तुमने लू फेंग के एरोगेंस को क्यों यहाँ पे टॉलरेट किया। अब जो लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट होती है ना उसका नाम होता है चोंग चाओ। मतलब यहाँ पे पहली दफा हमें उसका नाम बताया जाता है, जहाँ पे उससे पूछता कि चोंग चाओ आखिरकार तुम लू फेंग से कैसे डर रही हो, आखिरकार तुम उसके इस बर्ताव को कैसे टॉलरेट कर रही हो। जिसके साथ वो चोंग चाओ कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी विल पावर काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल है। उसने मेरे साथ एक बार मेंटल बैटल की थी और यहाँ पे मैं उसको प्रवोक नहीं कर सकती। इसको सुनकर वो कहती है कि क्या एक मेंटल बैटल। तो चोंग चाओ कहते हैं कि हाँ, अगर मेरे पास कोई ऐसी ट्रेजर होती जो कि मेरे माइंड को प्रोटेक्ट कर सकती तो मैं लू फेंग को कब का सबक सिखा चुकी होती। अब लॉर्ड वेयांग ज्यादा कुछ नहीं करता। इसके साथ हमें एक मोमेंट में उसके सब ऑर्डिनेट्स को दिखाया जाता है, जहां पे अभी के फिलहाल वहां पे बंदे पूछते हैं कि पैलेस मास्टर आखिरकार हमें लू फेंग को गॉड एम्प्रेस के लिस्ट में किस नंबर पे डालना चाहिए। और यहाँ पे पैलेस मास्टर वेयांग उससे कहते हैं कि चलो उसे रैंक 33 पे डाल दो। मतलब कि यहाँ पे लू फेंग को ऑफिशियली 33 रैंक मिला, लेकिन जब फाइट होगी ना तो लू फेंग को मैं कह सकता हूँ कि 4th पोजीशन तो आराम से मिल जाएगी, जब तक कि लू फेंग चारों पैलेस मास्टर से नहीं लड़ लेता। अगर उनसे लड़ने लगा तीनों पैलेस मास्टर से तो लू फेंग की पावर्स ऑटोमेटिकली नंबर 1 पे आ जाने वाली है। बस एक बार कोई 3 पैलेस मास्टर इसमें से यू यांग तो नहीं फाइट करेंगे कि लू फेंग उससे अच्छी दोस्ती बना चुका है, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। और बात करें दोनों की तो दोनों से लू फेंग तो जरूर ही लड़ सकता है। यहाँ पे लू फेंग एक बार उन सबसे लड़ेगा या फिर मॉन्स्टर्स का अटैक होगा ना तो लू फेंग की असली पावर्स को सबको पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।